हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसके 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जेड फैक्टर और मोलर कंडक्टेंस और डाइल्यूशन में क्या आपस में रिलेशन है। अब मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और जेड फैक्टर, तो जेड फैक्टर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हम देखेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन। अच्छा, आप ऐसा कि भी कह सकते हो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन दोनों पर डाइल्यूशन का सेम इफेक्ट आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस से। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इसे लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है जब किसी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है और 2 इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो जो कंडक्टेंस ऑब्जर्व होती है उसे मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है। When 1 mole of solute या 1 mole of electrolyte dissolved in a solution and the distance between 2 electrode is 1 unit, then observed conductance is known as molar conductance. मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल टू फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी कप्पा इनटू मोलर वॉल्यूम वीएम। ये वीएम क्या है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर मोल, इसे कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। तो ये है मोलर वॉल्यूम। मोलर कंडक्टेंस, अच्छा इसके कंडक्टेंस से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मोलर कंडक्टेंस नाम है इसका, कंडक्टेंस वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपिटल जी की बात हो रही है जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, है ना। मोलर कंडक्टेंस हमेशा कंडक्टिविटी से रिलेटेड रहती है। तो हमने देखा लैम्डा एम इक्वल टू वी बाय एन। यूनिट की बात करते हैं हम। यूनिट की बात करें तो हमें कप्पा की यूनिट पता है, लैम्डा एम इक्वल टू, मैं ऐसा लिख दूँ, कप्पा की यूनिट क्या है? साइमन, सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट है। वॉल्यूम की यूनिट हमें पता है, वीएम की जगह मैं वी बाय एन लिख देती हूँ, वीएम की जगह वी बाय एन लिख देती हूँ। तो वॉल्यूम की यूनिट हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल कर देती हूँ। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल ऊपर चला गया, मोल इनवर्स। तो ये बन गई हमारे लैम्डा एम की यूनिट। ठीक, तो ये है हमारे लैम्डा एम की यूनिट, मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम कोई सोल्यूशन ले लें और मैं ऐसा कह दूं कि 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच शक्कर डली हुई है या 1 चम्मच नमक डला हुआ है और वॉल्यूम उसका मान लेते हैं 100 ml है। यदि मैं उसमें पानी को इवॉपरेट कर दूं और पानी को इवॉपरेट करने के बाद उसका वॉल्यूम 50 ml हो गया, पर अब हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया, उसमें थोड़ी थिकनेस आ गई है। तो अब हम कहेंगे वो कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो गया, पर वॉल्यूम उसका 100 ml से 50 ml हो चुका है। तो इसका मतलब हमें ये पता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि मोलर वॉल्यूम मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सीएम क्या है यहाँ पर? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या समझेंगे? मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी। ठीक, तो यहाँ आ गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर कैपिटल एम, मोलैरिटी की बात हो रही है, RITY। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट था वो था हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिर मैं आपको डाइल्यूशन का इसके ऊपर इफेक्ट बताऊंगी। अभी लेती हूँ मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो सेकंड हेडिंग आ गई हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिफाइन करें तो ऐसा बोलेंगे कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इज 1 यूनिट, देन ऑब्जर्व कंडक्टेंस इज अ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
मतलब जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व है और 2 इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट है, यूनिट वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कोई सी भी यूनिट को डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, ऐसा नहीं कर रही हूँ, 1 यूनिट बोल रही हूँ। यदि हम कह दें कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ऑब्जर्व कंडक्टेंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्डा ई क्यू से, और लैम्डा ई क्यू इक्वल टू होता है वही कप्पा कंडक्टिविटी इनटू 1/C ई क्यू लिख सकते हो, या फिर आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/C ई क्यू। ये है इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन, और इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये है हमारा इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन। इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन, और ये किसके जैसा होता है? इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी की तरह। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन क्या है? लैम्डा एम इक्वल टू होता है जेड फैक्टर, जिसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ने वाली है कि कैसे निकालेंगे अभी हम इसको। जेड फैक्टर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जेड फैक्टर इनटू लैम्डा ई क्यू। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? रिलेशन बन गया मोलर कंडक्टेंस और किसका? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। ठीक, अब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जेड फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? जेड फैक्टर। जेड फैक्टर, जेड फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो मैं आपको इसका निकालने का तरीका बताती हूँ। यदि हम कोई इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पॉइंट डालती हूँ फॉर इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको जेड फैक्टर निकालना है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट लिखती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो आपको क्या करना है, कैसे निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपको क्या करना है? चार्ज देख लेना है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिख दोगे, नेगेटिव चार्ज एक ही काउंट करना। जैसे मैं ले लेती हूँ NaCl, एग्जाम्पल कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, आयनाइज किया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। टोटल चार्ज कितना है? 1 पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव गिनो या नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव है, या फिर नेगेटिव गिनो तो भी 1 है। इसका मतलब यहाँ पे जेड फैक्टर कितना हो गया? 1। ठीक, और दूसरा कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगला कंपाउंड में लेती हूँ फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। इसको आयनाइज करते हैं, Fe2SO4 होल थ्राइस आयनाइज करते हैं, 2 Fe देगा, ट्वाइस Fe। चार्ज क्या होगा? जो सल्फेट के पास है वो चार्ज हो जाएगा, प्लस 3 सल्फेट, और चार्ज कैसा हो जाएगा? 2 नेगेटिव। ये बना लिया हमने। अब या तो पॉजिटिव काउंट कर लो या तो नेगेटिव काउंट कर लो। तो मैं पॉजिटिव काउंट करती हूँ, तो 3, एक आयरन पे 3 पॉजिटिव है, तो टोटल आयरन कितने हैं? हम Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? 2, तो 3 × 2 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम जेड फैक्टर इक्वल टू क्या लिखूँगी? 2 बने हैं आयरन के, और उस पर चार्ज कितना है? 3, तो आंसर कितना आ गया? 6। आप नेगेटिव काउंट करो तो नेगेटिव कर सकते हो, 2 नेगेटिव है इनटू बने कितने? 3, तो इसका मतलब 6। साइन से मतलब नहीं है, मैं आपको टोटल नेगेटिव काउंट करने को कह रही हूँ या टोटल पॉजिटिव काउंट करने को। तो यहाँ जेड फैक्टर कितना आ गया? 6। ठीक, तो यहाँ हमने निकाला जेड फैक्टर। अब यदि कोई कहे कि केवल चार्ज पर केवल आयन दिए हुए हैं, सेकेंड फॉर केवल आयन्स के लिए निकालना है आपको, बोले आयन्स के लिए, तो बस आपको टोटल आयन्स जो हैं वो टोटल आयन्स पे कितना चार्ज है वही ध्यान रखना है। तो इन केस ऑफ आयन की बात करें, फॉर आयन्स आपको क्या करना है? चार्ज और आयन, चार्ज ऑन आयन, वही जैसा मैंने अभी आपको बताया, चार्ज ऑन आयन्स। जैसे आपसे कह दे कि सल्फेट के लिए जेड फैक्टर क्या होगा, तो आप सल्फेट के लिए जेड फैक्टर आयन्स को काउंट करोगे, नेगेटिव चार्ज को काउंट करोगे और बोलोगे जेड फैक्टर 2। ठीक है,
तो यदि डायरेक्ट आयंस दे दे तो हम जेड फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे, यदि इलेक्ट्रोलाइट दे दे तो आयनाइज करेंगे और उसको इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर? तो ये है आपके जेड फैक्टर निकालने का तरीका। जेड फैक्टर आ जाएगा तो आपको यदि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी है आप जेड फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दो, मोलर निकाल लोगे, या मोलर दी है जेड फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट निकाल लोगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, पूरी प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फॉर्मूले से जेड फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट से आप मोलर कंडक्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, ये था हमारा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और जेड फैक्टर। अब मैं आपको बता देती हूँ मोलर कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन कैसे ये आपस में रिलेटेड है। तो अब मैं लेती हूँ मोलर कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन की बात करें तो मोलर कंडक्टेंस और डाइल्यूशन को देखें तो कैसे डिफाइन करते हैं, ज़रा देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको देखते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू, कप्पा को हम थोड़ा मोड़ कर लिखते हैं के को, तो ये हमने लिखा कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम, या फिर हम ऐसा लिखते हैं कप्पा इंटू 1/cm कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, जब आपने डाइल्यूशन किया इसका मतलब आपने वॉल्यूम बढ़ाया। यदि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, ये वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, यदि आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो हमें दिख रहा है कि लैम्डा एम बढ़ती हुई होनी चाहिए। अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी का क्या होता है। तो कप्पा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कप्पा कैसे रिलेटेड रहता है। जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कप्पा की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे डिक्रीज इन कंडक्टिविटी इज कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, सो द मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम बढ़ाने पर वी नो दैट इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज देन कप्पा डिक्रीजेज। पर जो ये वॉल्यूम बढ़ा और कप्पा डिक्रीज़ हुई तो हमें तो ऐसा लगेगा कि जितना वॉल्यूम बढ़ाया है और उतनी कप्पा डिक्रीज़ हो गई तो लैम्डा एम की वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। यदि वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कप्पा जो डिक्रीज़ होती है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होती, इसलिए जो हम कहेंगे कि जो डिक्रीज़ वैल्यू है उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम कहेंगे वी इंक्रीजेज देन कप्पा डिक्रीजेज, पर ओवरऑल मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये इसको इतना ज़्यादा कंपनसेट नहीं कर पाता है ना। जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और कप्पा डिक्रीज होती है, तो मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम आपने 100 बढ़ाया और मैं रफ आपको समझाने के लिए केवल बोल रही हूँ, वॉल्यूम आपने 100 टाइम्स बढ़ाया है पर जो कप्पा है वो 20 टाइम्स ही बढ़ पाई है या 40 टाइम्स ही बढ़ पाई है। तो वॉल्यूम हमने 100 टाइम्स बढ़ाया है और ये केवल 40 टाइम हो रही है, तो बचा हुआ 60 टाइम हमें क्या मिलेगी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ी हुई मिलेगी। बात समझ आई? हमें पता है, वी नो दैट, क्या हमें पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों केसेस में एक्सप्लेन किया था इसको। तो वॉल्यूम इंक्रीज किया, कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, पर फिर भी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। लैम्डा एम एंड लैम्डा एम इंक्रीजेस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कंपनसेट हो जाती है, इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होती। यदि हम वॉल्यूम को बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ाने पर कप्पा से थोड़ी वैल्यू डिक्रीज़ तो होती है, मतलब कैंसिल तो होती है, पर उस रेशो में कैंसिल नहीं हो पाती। तो ओवरऑल लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो लैम्डा एम इंक्रीजेस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखेंगे। और मैंने कप्पा का रिलेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में आपको डिटेल में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। ठीक, अब इसका फिर एक ग्राफ होता है, लैम्डा एम और अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच ग्राफ होता है, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। डायरेक्ट ग्राफ दे देता है और रिप्रेजेंटेशन पूछता है कि कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे।
आप अभी इतना पढ़िए। जैसा रिलेशन मोलर कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के साथ है वैसा ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी डाइल्यूशन के साथ होगा। इसका मतलब ओवरऑल हम ऐसा कहेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज होने पर कंडक्टेंस क्या हो जाती है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है, जबकि कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज है पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज है। क्लियर सभी को? चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।